हाल एवरीवन, मैं कौशल द्विवेदी, फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में। तो जैसा कि मैं सीबीएसई की जो परीक्षा होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ वीडियोस पीछे भी आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ था और कुछ क्वेरीज आई हुई थी। एक क्वेश्चन कुछ बच्चों ने भेजा हुआ था कि सर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब चूँकि ये क्वेश्चन पढ़ने में बहुत बड़ा है और बच्चे पूरे साल तो ध्यान देते नहीं हैं, उनको लगता है कि बड़े ईजी वे में सारे के सारे काम हो जाएंगे, और जब इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उनको लग रहा है कि बहुत ही लेंदी है और मेरे समझ के परे है, जबकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है जो कि आपको न बताई गई हो। ठीक है, मैं तो अपने यहाँ बता ही दिया हूँ और उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं पढ़ रहे होंगे वहाँ भी आप लोगों को पूरी बातें बताई गई होंगी। खैर, क्योंकि आपके सामने समस्या है तो उसको सॉल्व करना मेरा दायित्व तो बनता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से इसको करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि ख्याल गायकी में राग का प्रदर्शन आलाप के साथ शुरू होता है। मतलब कि पहले आलाप लेते हैं, राग का रूप खड़ा करते हैं, उसके बाद राग को गाया जाता है। जितनी बातें बताई गई आपको, तत्पश्चात बंदिशें, बड़ा विलंबित ख्याल। बड़ा ख्याल जो होता है उसको ही विलंबित ख्याल कहते हैं। ठीक है, तथा द्रुत ख्याल। द्रुत ख्याल का मतलब होता है छोटा ख्याल। जैसे आप लोगों को जो बंदिशें लिखाई गई होंगी स्कूल में मैक्सिमम करके, तो वो छोटा ख्याल की बंदिशें लिखाई गई हैं। छोटे ख्याल की बंदिश को ही कभी कभी एग्ज़ाम में और कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए या तो दे देगा कि छोटा ख्याल दे देगा या फिर दे देगा रजा खानी। ठीक है, उसी को रजा खानी भी बोलेंगे। ठीक है, दे देगा द्रुत लय में। ठीक है, बंदिश लिखिए तो द्रुत लय की जो बंदिश होती है वो छोटे ख्याल की ही होती है। ठीक है, मध्य लयकारी भी मैक्सिमम आप मान के चलिए कि आपके छोटे ख्याल की ही बंदिश होती है। तो ये जो बंदिशें हैं, जैसे कौन करत तुरी बिनती पियरवा हो गया, ठीक है, या फिर शिवशंकर कैलाशपति हो गया, या फिर बागेश्वर में बंदिशें आपको लिखाई गई होंगी। सारी की सारी बंदिशें जो है छोटे ख्याल की बंदिशें हैं। तो इस नाम को पढ़ करके आप बिल्कुल परेशान ना होइए कि क्या नाम लिख दिया है और ये तो नाम मैं कभी सुनी ही नहीं हूँ या फिर सुना ही नहीं हूँ। छोटा ख्याल हो गया और उसका विस्तार तानों तथा बढ़त द्वारा किया जाता है। ये बात भी आप लोगों को बताया गया होगा कि जो तान होता है वह राग के सौंदर्य को बढ़ाता है और उसका विस्तार करता है। अन्यथा 4 लाइन की बंदिश होती है, वो विदिन 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी मैक्सिमम। लेकिन जब आप राग को सुनेंगे तो आप देखेंगे कि कलाकार उसी 4 लाइनों को लेकर के कम से कम आधे घंटे गा रहा है, 1 घंटे गा रहा है। कहाँ से गा रहा है? ये जो तान है, इस तान का ही विस्तार वो करता जाता है और राग के स्वरूप को बढ़ाता रहता है और भी सुंदर निखारता रहता है वो। ठीक है, तानों तथा बढ़त द्वारा किया जाता है। इसलिए राग के विस्तार के समय राग के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही विस्तार किया जाना चाहिए। अब ये जो बात है कि हर राग की एक नियमावली है कि किस स्वर के बाद कौन सा स्वर लगेगा, किस स्वर को छोड़ना है, एक स्वर से दूसरे स्वर पे जाने की टेक्निक क्या है, वही तो राग का स्वरूप खड़ा करेगा। तो उन सारी नियमावलियों को फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप राग की नियमावली फॉलो नहीं करेंगे तो आप राग से हट जाएंगे। जैसे कि दरबारी के स्वर और आपके जौनपुरी के स्वर बिल्कुल सेम है, बस चलन का अंतर है। चलन का मतलब जो नियमावली है इसका अंतर है। यही अंतर जौनपुरी को थोड़ा चंचल बना देती है, श्रृंगारात्मक बना देती है और भैरव को थोड़ा गंभीर कर देती है। ठीक है, रखकर ही विस्तार किया जाना चाहिए। आलाप और तान दोनों का ही महत्व होता है। आलाप ताल से युक्त होता है, मुक्त होता है। आलाप जो होता है वह ताल में नहीं बंधा हुआ होता है। आलाप क्या होता है? जो राग में लगने वाले स्वर हैं उनका जब हम विलंबित लयकारी में विस्तार करके उस राग के स्वरूप को खड़ा करते हैं तो वह क्रिया आलाप कहलाती है और वहाँ पे ताल का कोई काम नहीं। वहीं पे जब तान बोला जाता है तो द्रुत लय में बोला जाता है। जिस स्पीड में आप बंदिश गा रहे हैं ठीक उसके डबल स्पीड में आप तान बोलेंगे, तभी बहुत तेज़ तानें बोली जाती हैं। ठीक है, प्रैक्टिस भी आप लोगों को कराया गया होगा। उस टाइम खूब हंसते भी थे आप लोग कि अरे सर कैसे बोला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। वो उतना कथा बता रहा था, कहानी बता रहा था आप लोगों को कि क्या क्या होता है। ठीक है, कह रहा है उपयुक्त गद्यांश को पढ़ने के पश्चात अपने निर्धारित पाठ्यक्रम के अपने पसंद के किन्हीं 2 रागों में एक आलाप 20 स्वर का को मीण, कण, खटका, गमक आदि के चिन्हों सहित लिखिए तथा 32 मात्राओं की विभिन्न प्रकार की कोई 2 तानें लिखिए। ठीक है, अब आपको 2 चीज़ करना है इसमें। 2 चीज़ क्या क्या करना है? एक 20 स्वर का आलाप लिखना है
और एक 32 मात्रा का तान लिखना है, यही 2 चीज़। ठीक है, इतने का मिला जुला के जो कंक्लूज़न निकला हुआ है, हमको मार्क्स पाने के लिए जो काम करना है वो काम मात्र यही है कि हमको आलाप और तान लिखना है भैया। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि अपने पसंद के 2 रागों में लिखिए, ये आपके लिए और अच्छी बात है, जो आपका तैयार हो। अब आपके सिलेबस में राग कौन कौन से हैं, सबसे पहले इस चीज़ को जान लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जानकारी होगी ही कि हमारे सिलेबस में 3 राग हैं। एक है राग भैरव, एक है राग मालकौंस और एक है राग बागेश्वरी। ठीक है, अब हम राग कौन कौन से हैं, भैरव है, मालकौंस है और बागेश्वरी है। 3 राग है। हमसे कह रहा है कोई भी 2 राग, आप भैरव मालकेश्वरी लिख लीजिए, भैरव बागेश्वरी लिख लीजिए, मालकौंस बागेश्वरी लिख लीजिए, जो आपकी इच्छा करे आप उसको लिखिए, जिस पे आपकी तैयारी अच्छी है आप उस चीज़ को लिख लीजिए। चलिए हम लोग भैरव उठा लेते हैं। ठीक है, भैरव। अब भैरव का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्वरूप क्या है, कौन सा स्वर शुद्ध लगता है, कौन सा स्वर कोमल लगता है, क्या जात इसकी ही, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आप इसको बड़े ही इत्मीनान से और सुंदर तरीके से लिख दीजिए। भैरव प्रातः काल में गाए जाने वाला एक संधि प्रकाश राग है। संधि प्रकाश राग है। इसमें रे और ध स्वर कोमल स्वरूप में लगता है तथा यह संपूर्ण जाति का राग है। कहने का मतलब आपको क्या मिलेगा भैरव में, सा रे ग म प ध नी और सा, ये इसका आरोह मिल जाएगा और इसका अवरोह क्या मिल जाएगा, सा नी ध प म ग रे और सा, ये इसका अवरोह मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका आरोह और अवरोह आपके पास क्लियर हो गया। अब आपको 20 मात्रे के इसमें क्या लिखना है, आलाप लिखना है। तो आलाप आप जो भी लिखिएगा उस आलाप में आपका रे और ध स्वर, ये 2 स्वर कोमल ही रहना चाहिए, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है ना। दूसरी बात, आप जानते हैं कि राग भैरव में रे और ध जो है उसका प्रयोग आंदोलन के साथ किया जाता है। ठीक है ना, नोट लिख दीजिए छोटा सा। इस राग में रे ध का प्रयोग आंदोलन के साथ, ठीक है, थोड़ा कपाते हुए लेके चलेंगे आप। ठीक है, अगली चीज़ ये है कि इसका पकड़ भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो पकड़ आप लोग देख लीजिए, बाद में अगर पूछ देगा तो शो कर दीजिएगा। पकड़ जो भी क्लास में लिखाया होगा। ठीक है, गामा ध ध प गामा रे रे सा। ठीक है, गामा ध ध प गामा रे रे सा, ये इसका टोन है। अब इसी को लेकर हमको आलाप तान बनाना है। चलिए इसको लेकर के इसका आलाप तान बनाने का प्रयास करते हैं हम। वो कहा है कि आलाप 20 मात्रे का बनाना है। यहाँ लिख दीजिए, राग भैरव में 20 मात्रे का आलाप। ठीक है, कण, खटका, मीर आदि को दर्शाते
ठीक है, अब आप एकदम स्वतंत्र हो गए। आपको क्या करना है, कण खटका मीड़ के साथ जो है इसको लेकर के आगे की ओर बढ़ जाना है। ठीक है, आपका इतना ही काम इसमें है। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या किया जा सकता है। आइए, आला सा अब यहाँ पे आंदोलित कर रहा हूँ, ठीक है ना, एक ही स्वर को आंदोलित में यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। सा, अब यहाँ पे मीड दिखा दिया, ठीक है, सा ठीक है। ये यहाँ से ये मीड का चिन्ह लगा दिया, वो कह रहा था चिन्ह लगाने के लिए, हमने यहाँ पे चिन्ह लगा दिया मीड का। साथ बात डायरेक्ट हम वहाँ पे चले गए, फिर गौर लेकर के वापस आ गए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हमसे 20 मांग रहा था, हमने कितना दे दिया, 30 दे दिया। ठीक है, कंप्लीट हो गया, इतना ही हमारे लिए बहुत है आलाप। ठीक है, उसमें कहीं आपको कण दिखा देना है तो आप हल्का सा कण उसमें लगा दीजिए, अब यहीं पे लगा दिए रे का, ठीक है, कण लग गया यहाँ पे। इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे कि आलाप इसका क्लियर कर देंगे। दूसरी चीज़ आती है तान, कि तान हम कैसे लिखें। तो तान आप लोगों को जब बंदिश लिखाया गया होगा तो तान लिखाया गया होगा। अगर बाय द वे आपको तान नहीं लिखाया गया है, बंदिशें आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप वो भी बताइएगा, मैं आपके लिए बंदिश अवेलेबल करा दूंगा। तान में लिखा दे रहा हूँ। अब तान में आप लिख सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है, सारे गा मा पा मा गा मा, पा धा पा मा, गरे सा सा। जहाँ जहाँ रे और धा रहेगा वहाँ कोमल रहेगा। ठीक, अभी 8 मात्रा हो गया। ऐसे ही 4 लिख देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। सारे गरे गामा पामा पाधा पामा गरे सा सा। ठीक है, अगला लीजिए, सारे गामा पाधा निशा, सारे गामा पाधा निशा, नीधा पामा गरे सा। 8 के 24। एक और लिख लीजिए, सारे गा गा रेगा मामा गामा पापा, सारे गा गा रेगा मामा गामा पापा, ये भी हो जाएगा।
ठीक है, इस प्रकार से आपके 32 का तान हो गया। अब हम भैरव का लिख दिए हैं। इसी प्रकार आपके पास तान जो होगा बागेश्वरी का भी अवेलेबल होगा, मालकोंस का भी अवेलेबल होगा। मुझे उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यही चीज़ इतना आपको समझना था। समझ में आ गई बातें? आगे तो आप लोग इस तरह से जो प्रॉब्लम आपके सामने, आप जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व आउट कर लीजिए, समझ लीजिए चीज़ को। अगर फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर आप हमसे कांटेक्ट करिए, कमेंट के माध्यम से हमको लेके बताइए, और जो बेटर देन वे हो सकता है मैं उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।